इस वन शॉट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे मत बढ़ाइएगा क्योंकि एक काम की बात कह रहा हूं। इस वन शॉट को बार बार इतनी बड़ी लेंथ को नहीं देख पाओगे, इसीलिए इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ताकि जब कभी भी मन करे पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का तो एक ही काम करो, जाओ केल्विन लाइव ऐप के अंदर, मैजिक बॉक्स के अंदर जाना और क्लास 10th मैथ्स के अंदर, जो साइंस हो तो साइंस के अंदर, एसएसटी हो तो एसएसटी के अंदर, वहां पर जाओ, चैप्टर का जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ताकि किसी भी वक्त इस पूरे के पूरे चैप्टर को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बच्चों इस वन शॉट को। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो अपना चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का, उसको हम आज वन शॉट में ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि टाइप ऑफ चेंजेस क्या है। ठीक है, तो चेंजेस जो हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कोई फिजिकल चेंज हो सकता है या कोई केमिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, या कोई फिजिकल चेंज हो सकता है या कोई केमिकल चेंज हो सकता है। जो फिजिकल चेंज है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी वो। जैसे कि वाटर का सॉलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से गैस बनना, ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन इसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, मतलब वाटर जो है वो वाटर ही रहता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। पहली बात इसके लिए ये है। दूसरा, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, मतलब कि ये जो चेंज टेम्परेरी है, यानी कि हम इसे कुछ समय के लिए होगा, फिर दोबारा कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये चेंज जो है वो टेम्परेरी है। तीसरा, ईजिली रिवर्सिबल है, मतलब जैसे हम वाटर को आइस से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से फिर आइस भी तो बना सकते हैं, फ्रिज में रख दो बन जाएगी आइस। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल रही है, एक फिजिकल चेंज है। क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है उसकी, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। और दूसरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग मतलब लिक्विड है हमारे पास वाटर, वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो ये होता है फिजिकल चेंज। दूसरी बात आती है केमिकल चेंज की। ठीक है, केमिकल चेंज क्या हो रहा है, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है। बेसिकली क्या हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है। तो कोई रिएक्शन होगी तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे कि मान लो H2 प्लस O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। H2 प्लस O2 आपस में रिएक्ट कर H2O बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, मतलब ये और ये रिएक्ट कर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इसे कहेंगे केमिकल चेंज है ये। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, मतलब ये परमानेंट चेंज है, एक बार हो गया, फिर रिएक्शन को हम उल्टी नहीं ले जा सकते। मतलब H2 और O2 में से पानी बन गया तो ये खुद से वापस H2 और O2 मॉलिक्यूल नहीं बनने वाले। ठीक है, इट इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल, मतलब ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये रिएक्शन वापस नहीं आ सकती जनरली। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर सोरिंग ऑफ द मिल्क इन दी समर्स, या रिजल्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि जो दूध है जैसे वो खट्टा हो जाता है समर में, तो उसका कारण क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो गई इसमें, इसलिए वो क्या हो गया, खट्टा हो गया। दूसरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि जो आयरन की चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई ब्रिज है या फिर आयरन का कोई गेट है, दरवाज़ा है, तो वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की। हमने देख लिया चेंजेस दो तरह के, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब हमें बात करनी है केमिकल रिएक्शन की। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ केमिकल चेंज हो रहा हो, यानी बेसिकली एक रिएक्शन हो रही हो, उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। या फिर इसे दूसरी तरीके से क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अनदर न्यू सब्सटेंसेस। मतलब जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है आपको, ये H2 है, O2 के साथ रिएक्ट करता है और H2O बना लेता है। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जो इस एरो के लेफ्ट में लिखा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट होंगे, जो आपस में रिएक्शन कर कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो एरो के राइट साइड लिखते हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट क्या है, मतलब कि कोई रिएक्शन हुई उससे जो हमें फाइनली चीजें ऑब्टेन्ड हुई हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और इन दोनों को हम सेपरेट करने के लिए एरो से दिखा देते हैं। एरो ऐसे बनाया है, क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इससे ये बन रहा है, तो एरो उसकी तरफ को, एरो का जो ये पोर्शन होता है ये वाला, ये प्रोडक्ट की साइड को बनेगा। क्लियर है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे कि रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में लिखेंगे, बीच में इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो किसकी तरफ से किसकी तरफ होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा। ठीक है, ये हो गई केमिकल रिएक्शन क्या होती है और रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करा जाता है किसी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की। मतलब केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरह की है, तो उसमें अलग अलग तरह की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि पहला हो सकता है चेंज इन स्टेट या फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। मतलब पीपीटी क्या होता है, आपने कोई रिएक्शन कराई और उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना जो कि सोल्यूबल नहीं है, मतलब इनसोल्यूबल, सेपरेट आउट हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है। जैसे कि यदि हम लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 की होल ट्वाइस की रिएक्शन कराएं पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ, तो यहाँ पे PbI2 यानी कि लेड आयोडेट, जो कि येलो कलर का पीपीटी होता है जो यहाँ पे दिखा रखा है, इस तरीके से पीपीटी बन जाता है किसी भी बीकर या टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर भी आप रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमें मिलता है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट भी हमें मिलता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट जो PbI2 का है वो ये येलो कलर का होता है। ठीक है, अगली जो बात आती है वो क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कलर का चेंज आ सकता है। मतलब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और कुछ बनाएं तो कुछ कलर का चेंज आ जाए। जैसे कि यदि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 को यदि K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसे, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ये दिखा रखा है यहाँ पे ऑरेंज कलर का है। तो यदि ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब SO2 को जब K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें ग्रीन कलर का मिलता है कंपाउंड। तो ये ग्रीन कलर का हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो ये हो सकती है चेंज इन कलर में हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर कर कुछ कंपाउंड बनाएं और साथ ही साथ हीट जो है वो रिलीज करें। उसका एग्जांपल देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये जिंक है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब मेटल जब रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और साथ ही साथ H2 गैस जो है वो रिलीज होगी। मतलब रिलीज मतलब निकलेगी, उसे इवोल्यूशन भी बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि H2 गैस जो है वो निकल रही है। ये जो सिंबल दिखा रखा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है गैस का निकलना। क्यों? गैस जब निकलेगी किसी रिएक्शन से, हल्की होती है भाई गैस बाकी लिक्विड के कंपैरिजन में, तो वो ऊपर की तरफ को जाएगी, तो इसलिए इसे इस तरीके से एरो से दिखाते हैं ऊपर की तरफ। दूसरा क्या है, यदि इसी जिंक को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं, किसके साथ, H2SO4 के साथ, तब हमें ZnSO4 यानी एक तरह का जिंक सल्फेट, एक ये भी सॉल्ट है, ZnSO4 बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी H2 गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब किसी केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। कोई रिएक्शन है उसके अंदर गैस निकल रही है, कोई रिएक्शन है जिसके अंदर कलर का चेंज हो सकता है, तीसरा क्या है, कोई रिएक्शन है जिसके अंदर पीपीटी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और अ सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस with new chemical identity and properties is known as chemical equation। मतलब कोई केमिकल इक्वेशन है, उसके अंदर क्या है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलके कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं, और जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसे कि हमने देखा है H2O2 मिलके H2O बना रहे हैं, H2O2 दोनों गैस है, लेकिन जो बाद में बन रहा है वो लिक्विड है, H2 लिक्विड है। तो ये हो गया कोई केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम मैग्नीशियम का रिबन है उसको एयर में बर्न कर रहे हैं, एयर में बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो क्या बनेगा, MgO बनेगा।
बैलेंस करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो MgO बनता है यदि हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं एयर में। पर उसे बर्न करने से पहले, मतलब ये करने से पहले हमें उसे क्लीन करना पड़ता है। क्यों क्लीन करना पड़ता है? क्योंकि अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि बेसिक जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है और वो जो है लेयर बना लेता है मैग्नीशियम के ऊपर, तो उसको रिमूव करने के लिए, ताकि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Mg को अच्छे से बर्न कर सकें, तो इसलिए उसे क्लीन किया जाता है अच्छे से बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है बच्चों, ये हो गई बात क्वेश्चन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बात करनी है कि हम कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। मतलब हमें कोई कह दे कि अच्छा ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी। तो केमिकल इक्वेशन को समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज। मतलब कि हमें पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन भी तो करना पड़ेगा। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबॉलिकली, मतलब सिंबल में। मतलब जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक लिखेंगे, HCl लिखेंगे, इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन हो गई कि केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज हो रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन को सिंबल के थ्रू करना, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। या फिर दूसरा क्या होता है, इसका दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हो सकता है किसके टर्म में? इन सिंबल्स और फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब जो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको सिंबल में लिखना रिएक्शन को, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? वर्ड इक्वेशन। मतलब कि पूरी इक्वेशन, जैसे जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर ZnCl2 बनाता है और साथ ही साथ H2 गैस रिलीज करता है, इसे हम वर्ड में लिखेंगे। वर्ड में कैसे लिखेंगे? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन, मतलब शब्दों में लिखना। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, इस तरीके से वर्ड्स में लिखना। लेकिन दूसरी क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब जो सिंबल्स के फॉर्म में लिखना। जैसे जिंक है, उसका सिंबल क्या है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? H2SO4। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। जिंक सल्फेट इससे बन रहा है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इनको लिखना सिंबल में। कैसे लिखेंगे? ZnSO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। बाकी आगे फिर हाइड्रोजन बन रहा है तो H2 से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली रिप्रेजेंटेशन है, ये है केमिकल इक्वेशन की। मतलब उसमें वर्ड में ना लिख के सिंबल में रिप्रेजेंट करना, और ऊपर वाली है वर्ड में लिखना केमिकल इक्वेशन को। क्लियर है? जनरली हम ये वाला मेथड यूज करते हैं क्योंकि ये जल्दी लिखा जाता है। भाई जिंक ZSO10 H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 इजी लिख पाओगे। भाई इतना लंबा नाम कैसे लिखोगे? फटाफट लिखना हो तो, या अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखोगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा लिखने में, इतने सारे वर्ड्स लिखने। लेकिन यहाँ पे कुछ सिंबल्स बनाने तो वो ईजी होगा। तो इसलिए हम ज्यादातर देखने को आपको मिलेगा कि हम यही इक्वेशन यूज करते हैं। काफी बुक्स सब यही इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं कि कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। भैया केमिकल इक्वेशन हमने समझ ली क्या है, दो तरह की समझ ली। वर्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं या सिंबल में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको, अब उसको समझते हैं कि राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब हमें यदि केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो हमें कुछ चुनिंदा स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो हमारे पास क्या स्टेप्स हैं? पहला, द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं उनके सिंबल को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे प्लस साइन के साथ। मतलब एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट, उनके बीच में प्लस लगाएंगे और उनको लेफ्ट में लिखेंगे किसी रिएक्शन के। दूसरा पॉइंट क्या है? द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सिंबल या फॉर्मूला रिटर्न करेंगे कहाँ पे? राइट हैंड साइड पर लिखेंगे और प्लस के साथ लिखेंगे। मान लो कोई रिएक्शन है, उसके अंदर 2-3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो पहला प्रोडक्ट प्लस दूसरा प्रोडक्ट प्लस तीसरा प्रोडक्ट, इस तरीके से।
अगला है कि एन एरो साइन, यानी कि जो हमने एरो साइन देखा ना ऐसे वाला, रखेंगे बिटवीन दी रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट्स रखेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं जो इन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने की वजह से बने हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट, और इसके बीच में हम एरो से इस तरीके से दिखाएंगे, पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ को पॉइंट करते हुए हम एरो बनाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नहीं मानी ना मेरी बात? अभी तक केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ नहीं डाउनलोड की ना? क्यों नहीं की भाई? मैं यही रिमाइंड कराने के लिए आया हूं यहां पर। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो भाई? इतनी बड़ी लेंथ को बार बार देखना है क्या? नहीं, इस वक्त आपका टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करो और आपको डाउनलोड करके जल्दी से पीडीएफ का यूज करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ और बातें ली गई हैं, जैसे कि किसी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब कि आप केमिकल इक्वेशन देख के ही समझ जाओ कि अच्छा ये केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, अच्छा ये इससे इधर जा रहा है, इनकी स्टेट क्या है। तो उसे बताने के लिए हम और ज्यादा क्या करेंगे कि स्टेट भी लिख देंगे ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं या रिएक्ट कर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबकी हम स्टेट लिखेंगे, रिएक्टेंट की भी लिखेंगे और प्रोडक्ट की भी स्टेट लिखेंगे। और दूसरा क्या है, यदि कोई रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? कैटलिस्ट। तो उस रिएक्शन के लिए हम उस कैटलिस्ट को, उसका जो एरो बनाया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उसके एरो के ऊपर लिख देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिखा रखा है आपको कि यहाँ पे क्या है, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज बोलते हैं C6H12O6। ये रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। बना क्या रहा है? CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है। तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं C6H12O6 और O2, ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और जो ये CO2 H2O बन रहे हैं, ये क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, बात क्लियर कि रिएक्टेंट लेफ्ट में, प्रोडक्ट राइट में। बीच में रिप्रेजेंट करेंगे एरो, किससे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, आगे कुछ और चीजें भी हैं यहाँ पे, जैसे कि ये 12 है, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मतलब जो ऐसे लिखा जाता है नीचे, मतलब इसमें 6 कार्बन है तो इस तरीके से लिखेंगे, इसे थोड़ा नीचे लिखेंगे इस कार्बन से, यानी पैरों में लिखेंगे, तो इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और जो ये आगे लिखा रहता है ये, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। मतलब कि O2 इतने नंबर में, O2 6 नंबर है, मतलब 6 O2 के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। और जो ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, H2O हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। किसी रिएक्शन में आपको जैसे यहाँ पे CO2 भी बन रहा है, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। किसी रिएक्शन में आपको अब मान लो CH3OH बनता हुआ दिखे, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ये सब फॉर्मूलाज होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या केमिकल, जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी है केमिकल इक्वेशन, उसके अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल्स के थ्रू। अब वो बैलेंस्ड हो सकती है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? चलिए उसे देखते हैं। बैलेंस्ड का मतलब होता है द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब एक इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एटम के, मतलब कोई एटम एलिमेंट है, उसके कुछ एटम्स हैं, तो उनका जो नंबर होगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट की साइड में, दोनों की साइड इक्वल हो, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। मतलब कि जितने रिएक्टेंट में पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट में वे फॉर्म हो जाएं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको एक रिएक्शन दी है, क्या कह रही है ये रिएक्शन कि यहाँ पे जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ZnSO4 बनाता है और साथ ही साथ H2 का फॉर्मेशन करता है। तो हमें चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, बैलेंस्ड या बैलेंस्ड नहीं है, उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ टाइप के एलिमेंट्स हैं और उसके कितने कितने एटम दे रखे हैं। दोबारा सुनो, हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने टाइप के एलिमेंट हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। जैसे रिएक्टेंट में क्या दे रखा है? जिंक दे रखा है, एक एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने एटम है? एक एटम है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। अगला सल्फर है, सल्फर के कोरस्पॉन्डिंग कितने एटम है? एक एटम है। अगला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कोरस्पॉन्डिंग कितने एटम है? 4।
4 एटम्स हो गए। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट में भी देखेंगे। प्रोडक्ट में भी क्या देखेंगे, कितने तरह के एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने कितने एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स के प्रेजेंट हैं। जैसे जिंक के देखेंगे, जिंक का यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, सल्फर कितने हैं 1 है, अगला क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 है। तो रिएक्टेंट में जिंक 1, प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट में सल्फर 1, प्रोडक्ट में 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 4 है। तो इसका मतलब जितने जिंक इधर जितने उतने ही जिंक इधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन उधर, जितने सल्फर इधर उतने सल्फर उधर, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही ऑक्सीजन उधर है। तो क्या होगा, ये बैलेंस्ड हो गई। क्यों, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम उधर की तरफ हैं। तो क्या होगा, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। समझे? तो कोई भी रिएक्शन आपको देगी, हमें यदि बताना है कि वो बैलेंस्ड है तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर कर बता सकते हैं। ये आपको देखो फिगर भी बता रखी है यहाँ पे कि जैसे बैलेंसिंग, मतलब आप सिंपल तराजू तो देखा होगा भाई सबने। बैलेंस क्या होता है, जब दोनों भार बराबर हो जाए, मतलब जितने रिएक्टेंट में एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में एटम्स हो जाए, तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो होती है ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, ठीक है, बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होंगे फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। अब हमें बात करनी होगी भाई कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दे तो भाई उसका कैसे करेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास आता है अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर इसे स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन भी इसे कहा जाता है जनरली। ठीक है, तो क्या होता है, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जितने रिएक्टेंट में पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट में ना हो। मतलब कि यहां पर एटम यदि 10 हैं, यहां पर 10 ना हो पर्टिकुलर एटम के, कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रखा है, द बर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम इन ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, Al2O O3 बना रहा है। तो यहां पर रिएक्टेंट है, उसके अंदर एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन देखो कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ये क्या हो गई, एक अनबैलेंस्ड हो गई। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। ठीक है जी, ये हो गई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। मान लो कि अब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन हमने समझ ली, अनबैलेंस समझ ली। अब कोई हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे देता है, मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि कुछ रिएक्शन दे दिया आपको उसको बैलेंस करना है, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो आपको कुछ उसके बारे में सीखना होगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम सीखने वाले हैं कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को हम सीखते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, या आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप इजीली किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप क्या कहता है कि राइट द इक्वेशन इन द वर्ड फॉर्म। कोई भी इक्वेशन है उसको वर्ड फॉर्म में लिखो, बाय कीपिंग द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो साइन। मतलब एरो के साइन के लेफ्ट में रिएक्टेंट और राइट में प्रोडक्ट को वर्ड की फॉर्म में लिखो, जो हमने वर्ड में रिप्रेजेंटेशन सीखी है वैसे लिखो। फिर उसके बाद कहता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स हैं उनको लिखो, राइट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स and the products in the word equation to get the skeleton chemical equation। मतलब
एक केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पाने के लिए जो वर्ड में आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसको आप सिंबल या फॉर्मूले की टर्म्स में लिख डालो। क्या करो, फॉर्मूले की टर्म्स में लिख दो। फिर अगला क्या कहता है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जैसे हम बैलेंस में चेक कर रहे थे ना कि लेफ्ट में और राइट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस तरीके से लिखो उन्हें। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे, फिर आगे करेंगे टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सेलेक्ट करेंगे वो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मतलब कि आपको दो कंपाउंड दे दिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं NaCl बन रहा है किसी रिएक्शन में, Na2SO4 बन रहा है, तो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं भाई, इसमें तो 2 एटम्स हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, 2, 3 और 4, 7 एटम है। तो हमें ये वाला चूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला हम चूज करेंगे और फिर पहले उसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब ये नहीं देखना है कि वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो उस कंपाउंड को चूज करना है। फिर क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है सिंबल से या फॉर्मूले से बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टू बैलेंस द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम एटम। मतलब कि जो हमारे पास फॉर्मूला है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देखेंगे कि कैसे उसे हम बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे फिर क्या करेंगे, also balance the other elements one by one और do not change the formula to balance the chemical equation। मतलब कि बैलेंस करने के लिए बाकी एलिमेंट्स को भी बैलेंस करो, लेकिन ध्यान रखो कि कभी भी बैलेंस करने के लिए आप केमिकल फॉर्मूला को चेंज मत कर लो। मतलब कि यदि Na2SO4 है कहीं पर लिखा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा मत करो कि इसका ये बना दो Na3SO4। हमको ये नहीं करना है, हमको इन्हें बैलेंस करना है, लेकिन इनका बिना फॉर्मूला बदले। क्या करना है, बिना फॉर्मूला बदले। मतलब फॉर्मूला तो Na2SO4 का यही होता है, लेकिन इसको Na3SO4 या Na2SO4 की जगह NaSO3 बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। अब चलो अगला देखते हैं। आगे हम हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम एग्जाम्पल समझेंगे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सीखते हैं। क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब कुछ रिएक्शन दिए एक, उसके लिए बताइए क्या दिए कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट दे रखा है क्वेश्चन में, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साइन लगाएंगे। क्यों, दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट है, और दो रिएक्टेंट को हम प्लस साइन के साथ बताते हैं यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो। विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर, एरो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ को हम एरो लगाते हैं जब भी हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। आगे क्या करेंगे, क्या कह रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ सोडियम सल्फेट बनता है। यहां पे लिख देंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड और यहां पे लिख देंगे सोडियम सल्फेट विद प्लस साइन। प्लस साइन क्यों, क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट के बीच में आएगा प्लस। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, इनको सिंबल या फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, कॉपर सल्फेट को कैसे दिखाते हैं, CuSO4 इस तरीके से लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिखते हैं, एरो इजू का तो आ गिरेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये होता है CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, और सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या Na2SO4, ये हो गया Na2SO4, ये हो गया CuOH का होल ट्वाइस विद प्लस, ये एरो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे NaOH आ गया क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, और यहाँ पे है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। क्लियर है, इस तरीके से इसकी रिएक्शन को हम लिखेंगे। आगे फिर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। अब रिएक्शन क्या थी, CuSO4 प्लस NaOH, CuSO4 प्लस NaOH
रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, CuOH का होल ट्वाइस और साथ ही साथ Na2SO4 बना रहा है। ठीक है, तो अब लेफ्ट में देखो कितने कॉपर है, एक कॉपर है तो एक लिख दिया। राइट में देखो कितने कॉपर है, एक ही कॉपर है। सल्फर कितने हैं लेफ्ट में, एक सल्फर है ये रहा, और राइट में कितना है, एक है, एक लिख दिया। ऑक्सीजन देखो लेफ्ट में कितने हैं, 4 ये हो गए, एक ये 5 हो गए, और राइट में कितने हैं, 4 और यहाँ पे 2 हैं तो 6 हो गया। कितने हो गए, 6 हो गए। सोडियम देखो Na, मतलब Na यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 2 हैं तो 1 यहाँ पर लिख दिया, 2 वहाँ पर लिख दिया। लेफ्ट साइड 1 है और राइट साइड 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हैं तो 1 और 2 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद चेक करो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। कॉपर तो चलो बैलेंस है, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 6 है तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है यहाँ पे। अगला सोडियम यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है तो ये भी बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। अगला क्या करेंगे, वो फॉर्मूला चूज करेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, यहाँ पे देखो, देखो अब कौन सा फॉर्मूला चूज करना है। कॉपर है 1 एटम, 2 एटम, 4 ये 6 एटम हो गए इसके। इसके कितने हो गए, 1 2 3, 3 एटम हो गए। इसके अंदर 1 2 3 4 5 एटम हो गए। इसके अंदर कितने हो गए, 2 3 और 4 7 एटम्स हो गए। तो सबसे ज्यादा एटम्स कितने हैं, Na2SO4 के अंदर है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला दैट इज Na2SO4 क्योंकि सबसे ज्यादा एटम है, और बैलेंस करेंगे एलिमेंट को विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट में 5 है, इधर 6 है। क्या है, लेफ्ट में 5 ऑक्सीजन है और राइट में 6 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यदि हम NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CuSO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया NaOH को। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, यहाँ पे कॉपर 1, यहाँ पे कॉपर 1, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 2 6 हैं, यहाँ पे 4 और 2 6 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। सोडियम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी सोडियम 2 हैं। तो क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो हेंस द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि बैलेंस करके बता दो भाई कैसे होगा। देखो भाई कैसे होगा, ए जो है उसके अंदर NaOH है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2SO4 बना रहा है। ठीक है, हमें डायरेक्ट रिएक्शन ही दे दी। अब इसके बाद बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, यहाँ पे 2 तो सोडियम बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 4 5 है, यहाँ पे 4 और 1 5 है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, यदि मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कैसे, 2 Na इधर, 2 Na इधर, 2 ऑक्सीजन और 4 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 और 1 है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये हो गई बैलेंस्ड। क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ये बैलेंस्ड हो गई। मतलब एक तरीके से ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कि कोशिश करते हो और मल्टीप्लाई करके देखो एटम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं, अगले को पार्ट की। अगला पार्ट क्या है, NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना रहा है, AgCl प्लस NaNO3। तो देखो यहाँ पे Na 1 1 1 1 1 1 पूरा 1 1, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है भाई, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। और बैलेंस है तो हम क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे अपना, क्यों करेंगे भाई, जब ये ऑलरेडी बैलेंस है तो NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl और प्लस NaNO3
बना रहा है। तो जब बैलेंस करो सबसे पहले ये भी देख लो कि बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैलेंस्ड है ऑलरेडी फिर भी लगे पड़े हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर दो, कैसे, जो हमने मेथड पढ़े हैं उसके थ्रू बैलेंस करो, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से बैलेंसिंग का है। ए क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ। बना क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बना रहा है, और साथ ही साथ H2O बना रहा है, H2O बना रहा है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले ये देखेंगे बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे कार्बन कितना, वो कार्बन कह रहा हूँ, कैल्शियम कितना 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4 हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है भाई, क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बन क्या रहा है, जिंक नाइट्रेट मतलब ZNO3, और साथ में सिल्वर बन रहा है। देखो भाई, एक जिंक Ag1 NO3 1, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब भाई दोनों ही रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बैलेंस क्या करें, जबरदस्ती थोड़े हैं। तीसरी देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरी एल्यूमिनियम है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ मतलब CuCl के साथ। क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इसका फॉर्मूला होता है, प्लस क्या बन रहा है, कॉपर। अब देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम सही है, कॉपर यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 3 है। तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 हो गए, कॉपर 3 हो गए, 3 कर दो, एल्यूमिनियम 2 हो गए, 2 कर दो। ये हो गई इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। 2Al + 3Cl2 3CuCl2 gives 2AlCl3 + 3Cu। क्या हो गया, 3Cu मिल रहा है, तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं, अब डी की बात करते हैं। डी क्या है, बेरिलियम क्लोराइड यानी BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बनेगा भैया। आगे पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ठीक है। BA1 Cl 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 Cl हो गए, K2 यहाँ पे 2 हैं, 2 हो गए, ASO4। ये सिंपल, बहुत आसान आती है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड से करो और जल्दी हो जाता है, जैसे मैंने करा है, ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला ये है हमारे पास क्वेश्चन की व्हाट कलर चेंजेस विल यू नोटिस व्हेन हाइड्रेटेड आयरन सेकंड सल्फेट यानी FeSO4.7H2O इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, इज हीटेड, इसे हीट करा गया। तो क्या होगा, जब हम FeSO4.7H2O के क्रिस्टल जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उसे हीट करेंगे तो हमारे पास FeSO4 बनेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है, और हीट करने से क्या होगा, पानी उड़ जाएगा भाई, पानी निकल जाएगा हीट करते ही, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे यदि हम इस व्हाइट को हीट कर सकते हैं, मतलब इसको हीट करो फेरस सल्फेट को, तो क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में SO2 और SO3 गैस रिलीज होगी। क्या होगा, SO2 और SO3 गैस रिलीज होगी यदि हम इस FeSO4 को हीट कर दें। क्या कर दें, हीट कर दें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग देख ली, बैलेंस इक्वेशन पढ़ ली, अनबैलेंस्ड इक्वेशन यानी स्केलेटन इक्वेशन भी पढ़ ली, बैलेंस कैसे करते हैं वो कर लिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं। क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन,
RXN मतलब रिएक्शन, ठीक है, एक्शन जैक्शन, ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट हमें पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलो एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, चल भाई आगे चल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी? दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे यानी प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। उस तरह की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि H2 एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज यानी कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है, यानी दो सब्सटेंस मिलकर एक कॉमन सब्सटेंस बना रहे हैं, तो क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? CaO H2 के साथ, जिसे CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं, ये H2 के साथ कंबाइन होके CaOH का होल ट्वाइस यानी स्लेक्ट लाइम बना रहे हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बना रहे हैं। अगला क्या है? अमोनिया यानी NH3 किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कंबाइन हो रहा है, और क्या बना रहा है? NH4Cl बना रहा है, ठीक है। यानी कि ये दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये क्या हो गई? ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गई, समझे? ये तीनों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, मतलब दो सब्सटेंस आपस में जुड़े, रिएक्ट करे और क्या बना दिया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कंबाइन होना, क्या होना? कंबाइन। तो ये कंबाइन होना है भाई, दो आदमी मिलके एक आदमी बन जा रहा है, एक तरीके से ये समझो, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस रिएक्टेंट स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, जहां पे दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाते, अब यहाँ पे एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूटेगा, क्या होगा? एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूटेगा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स है बेटा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? RXN, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं भाई, कैसे कैसे हम एक कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में तोड़ सकते हैं। तो उससे तीन तरीके हैं। क्या भाई? हीट दे दो उसे तब टूट जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी दे दो तब टूट जाएगा, या फिर तीसरा लाइट दे दो तब टूट जाएगा। हीट से तोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे थर्मोलाइसिस, थर्मो मतलब हीट, लाइसिस मतलब बॉन्ड का टूटना, ठीक है, या कंपाउंड का टूटना, इस केस में उसे क्या बोलते हैं? लाइसिस। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड का टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा क्या है? फोटोलाइसिस, फोटो मतलब लाइट, फोटो उसे बोलते हैं लाइट, तो फोटो के थ्रू टूटना किसी कंपाउंड का उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। क्या एग्जाम्पल है? कि FeSO4.7H2 एक सिंगल कंपाउंड है, क्या है? एक सिंगल कंपाउंड, हमने दी हीट, इसको गर्म करने लगे, भाई गर्म करो इसे, तो क्या होगा? FeSO4 बनेगा और H2O जो है निकल जाएगा। FeSO4 कैसा? व्हाइट कलर का होता है। यदि फर्दर हम हीट करें इसको, FeSO4 को हीट करे जा रहे हैं भाई, तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा और साथ में SO2 और SO3, मतलब एक सिंगल कंपाउंड का दो कंपाउंड में टूट जाना, फिर इसका भी अलग अलग कंपाउंड्स में या सब्सटेंस में ब्रेक हो जाना, इसे ही बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज मतलब होता है टूटना, तो एक सब्सटेंस का या कंपाउंड का अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस या कंपाउंड्स में ब्रेक होना, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
एक और एग्जाम्पल है, ये हो गया एग्जाम्पल 1, ये हो गया एग्जाम्पल 2। क्या एग्जाम्पल है? PbNO3, PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट। इसको भी भैया हीट कर दो, क्या करो, हीट कर दो, तो क्या बनेगा? PbO बनेगा, यानी कि लेड ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ NO2 और O2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अगला क्या है? ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट दी, सनलाइट मतलब लाइट जो हमने पढ़ा था ना, फोटोलाइसिस, वो है ये प्रोसेस। लाइट दी, लाइट दी तो क्या हुआ? सिल्वर बना, यानी Ag बना, और साथ ही साथ Cl2 का फॉर्मेशन हुआ, मतलब Cl2 गैस भी बनी है भाई, Ag बना है और Cl2 भी बनी है। ये तो हो गई। अभी हमने हीट से तोड़ लिया, सनलाइट से तोड़ लिया। अब एक रिएक्शन और लिख लो, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं भाई से। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए किसके? किसके हो गए भाई? ये हो गया थर्मोलाइसिस के एग्जाम्पल। ये भी थर्मोलाइसिस का है, ये है फोटोलाइसिस का, और ये है इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों तरह के एग्जाम्पल पढ़ लिए, लाइट से, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी भाई नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस मतलब एक आदमी आएगा, दूसरे को उठाएगा, कहेगा निकल यहां से, और निकल जाएगा वो, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक को डिस्प्लेस कर देना। जैसे कि A+BD कोई रिएक्शन हो रही है, यहां पे क्या करेगा? ये कहेगा A को भाई तू हट जा, मैं आ जाऊंगा वहां पे, तो क्या बनेगा? AD+B। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस A ने B को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह से हटा के इसका स्थान ले लिया। क्या ले लिया? इसका स्थान ले लिया। मतलब A कहेगा भाई B हट जा यहां से, B हट गया, निकल गया बाहर, ठीक है, सीधा है B, ठीक है। तो A और D आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना लिया। अब इसकी कंडीशन है कि A B को हटा पा रहा है। मान लो कि आप एक बेंच पे बैठे हो, दो जने B और D, और A आपके पास आके कहता है कि हट जा यहां से, तो आप कब हटोगे? जब भाई A स्ट्रॉन्ग होगा आपसे। क्या होगा? A स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो आप हटोगे। यदि वो वीक हुआ तो आप कहोगे भाई मैं तो नहीं हटता। ठीक है, तो उस तरीके से A जो है ज्यादा एक्टिव है, इससे ज्यादा, केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है B से। A ज्यादा रिएक्टिव है B से, इसलिए वो B को हटाकर उसका स्थान ले रहा है। दोबारा सुनो कि A जो है ज्यादा रिएक्टिव है B से, इसलिए वो B को हटाकर स्थान वहां पे ले रहा है। तो क्या बन रहा है? AD बन रहा है। क्या बन रहा है? AD बन जाता है। पढ़ो यहां पे क्या लिखा है कि द रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एक ज्यादा एक्टिव एलिमेंट कम एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे हम बोलते हैं। जैसे कि अब रिएक्टिव एक्टिव और रिएक्टिव रिलेटिव एक्टिविटीज और रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स की यहां पे दिखा रखी है कि मेटल्स कैसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, कौन है। मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज और रिएक्टिविटीज इन द एक्टिविटी सीरीज। ये जो सीरीज है इसे बोलते हैं हम एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसके अंदर एटम्स लगा रखे हैं ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम है, फिर बेरियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड है, फिर अपना हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर सबसे लास्ट में कम एक्टिव प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। तो ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब कि
आयरन जो है जिंक को रिप्लेस कर देगा, निकिल जो है जिंक को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक को रिप्लेस कर देगा। इस तरीके से मतलब ऊपर वाला कोई भी नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। क्यों? नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम है ऊपर वाले से। क्लियर है? यदि हम बात करें नॉन मेटल्स में, मतलब जो नॉन मेटल्स होती हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो फ्लोरीन होता है। भाई छोटा मॉलिक्यूल है, बदमाश मॉलिक्यूल है ये, मतलब बदमाश एटम्स है ये। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे ज्यादा एक्टिव या रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम भाई। क्या एग्जाम्पल है कि FeCuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है? FeSO4 बना रहा है, और साथ ही साथ कॉपर जो है वो बाहर निकल जा रहा है। कैसे? आयरन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आयरन जो है वो ऊपर है, कॉपर जो है नीचे है। मतलब आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या कहेगा? आयरन कहेगा भाई निकल यहां से, निकल। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ये कॉपर वहां से बाहर निकल जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि आप एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की एक टेस्ट ट्यूब लो, इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो और इसके अंदर आप आयरन की एक कील को डिप कर दो इसके अंदर, और कुछ समय बाद देखोगे कि जो ये आयरन की नेल है, इसे यदि निकालोगे तो ये इस तरह की हो जाएगी, मतलब ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया। मतलब जो इसके अंदर कॉपर था वो इसके ऊपर कील के ऊपर डिपॉजिट हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन ने इसको रिप्लेस कर दिया भाई, कॉपर को रिप्लेस करके ग्रीन कलर का सॉल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन कर दिया। इस वजह से ये जो है हमारी आयरन की नेल है वो ब्राउन से कलर की हो जाएगी। कैसे कलर की हो जाएगी? ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। क्लियर है? ये हो गई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। मतलब कि आयरन ने कॉपर को हटाकर उसकी जगह अपना खुद का साल्ट बना लिया। ठीक है? ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। चलिए अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसकी बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब दिमाग में चल रहा होगा कि अरे इसी चैप्टर का तो वन शॉट मिला है और इसी चैप्टर के वन शॉट की पीडीएफ मिली है, बाकी सारे वन शॉट मिल जाते तो बात बन जाती। अरे भाई बात बन गई, आप तो डाउनलोड कर ही लिए। तो अब उसी के अंदर मैजिक बॉक्स में जाइएगा और इसी सब्जेक्ट का जाकर के देखिए, सारे के सारे आपको वन शॉट वीडियोस एक साथ दिख जाएंगी और उनकी पीडीएफ भी उन्हीं के साथ लगी हुई है। ठीक है? तो अब टेंशन मत ले, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं केल्विन लाइव ऐप के अंदर, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना पढ़ लिया, अब आगे और पढ़ ले भाई। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आयंस जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे BaCl2 है। क्या होगा? ये सोडियम Ba की जगह और Ba सोडियम की जगह क्या एक्सचेंज हो जाएगा? ऐसे वाला एक्सचेंज। मतलब बेरिलियम इधर, सोडियम इधर। बेरिलियम उधर चला गया तो क्या बन गया? BaSO4, और सोडियम इधर आ गया तो क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। मतलब बेरियम इसकी जगह, सोडियम इसकी जगह, तो NaCl बनेगा और BaSO4 बनेगा। दूसरा एग्जांपल क्या है? यदि PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट Ki के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? Ki इधर और लेड इधर, मतलब PbI2 बन जाएगा और साथ ही साथ KNO3 बन जाएगा। PbI2 बन जाएगा और KNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यदि ये इसको हटा रहा है तो ये भी इसको हटाएगा, एक दूसरे का स्थान ले लेना। ठीक है? क्या कर लेना? एक दूसरे का स्थान ले लेना, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बताना है कि दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। कैसे इस रिएक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, मिलान हो रहा है इनका। क्या हो रहा है? मिलन। तो क्या बनेगा? एक सिंगल कंपाउंड बनेगा जो कि CaOH का होल ट्वाइस है। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब
एक मोर रिएक्टिव आके लेस रिएक्टिव को हटा देगा। क्या करेगा? मोर रिएक्टिव आके लेस रिएक्टिव को हटा देगा और अपने साथ कंपाउंड बना लेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले देखो, पहला जो ऑप्शन है वो उसमें क्या हो रहा है? MgCO3 से MgO प्लस CO2 बन रहा है, मतलब एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है ये दो सब्सटेंस में। दूसरा क्या है? NaH2 के साथ कंबाइन होकर NaOH और H2 बना रहा है, यानी कि Na प्लस H2 क्या बना रहा है? NaOH बना रहा है, NaOH प्लस H2। बैलेंस कर दो भाई, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, हमने सीख चुके हैं कैसे बैलेंस करना है। तो एक Na इधर आ रहा है, Na हटाकर यहाँ पे आ रहा है तो NaOH बन रहा है, साथ ही H2O जो का तो है। तो क्या हो गया? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन RXN हो गई। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है? H2 प्लस O2, दो कंबाइन होकर H2O बना रहे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यही सिर्फ बी वाली जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस हीट करा क्या होगा? डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब एक या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाना। किसमें टूटेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया। तो क्या हो गया इसका आंसर? बी हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर Al2O3 बना रहा है और साथ ही साथ Fe का फॉर्मेशन करने लग रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे भाई? ये जो एल्यूमिनियम है ये अंदर जा रहा है, आयरन जो है वो बाहर निकल जा रहा है, ये इसकी जगह ले रहा है, मतलब ये ज़्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव है। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आंसर आपका डी हो गया। क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, दो मिलके एक कंपाउंड थोड़े बना रहे हैं। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इधर आ रहा है तो ये उधर थोड़ी जा रहा है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं हो रहा है ये। तीसरा डिकम्पोजिशन, एक कंपाउंड थोड़े है भाई, यहाँ तो पहले ही दो कंपाउंड है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? Al अंदर Fe बाहर, Al अंदर Fe बाहर, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर? क्या होगा? हमने पढ़ा है भाई डिकम्पोजिशन किस किस तरीके से कर रहे थे हम? बाय हीट, दूसरा बाय इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय हीट। क्या कर रहे थे? डिकम्पोजिशन कर रहे थे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करिए तो भाई डिकम्पोजिशन हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा अपनी रिएक्शन का इलेक्ट्रिसिटी देते ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है Pb प्लस Cl2। Pb प्लस Cl2 क्या बना रहा है? PbCl2 बना रहा है और साथ ही साथ कूपर बन रहा है, ली कूपर नहीं कॉपर बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये PbCl2 CuCl2 क्या हो रहा है? ये हो रहा है भाई Pb अंदर जा रहा है, कॉपर बाहर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या कर देना है? ये डिस्प्लेसमेंट कर देना है। Pb अंदर जा रहा है और क्लोरीन कह रहा हूं, कॉपर जो है वो बाहर आ रहा है, तो ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर दिया लेड ने कॉपर को, क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई क्वेश्चन की बात। अब अपने को बात करनी है, किसकी बात करनी है भाई? अगले कॉन्सेप्ट की बात करनी है। किसकी? कॉन्सेप्ट की। क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट चेंजेस, मतलब हीट का चेंज होने वाली रिएक्शंस। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हीट का चेंज आता है। अब हीट का चेंज दो तरीके से आ सकता है, उसके बेसिस पे दो रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। पहली रिएक्शन देखते हैं, पहली है अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पे क्या कह रहा है? द टर्म एक्सोथर्मिक इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एक्सोथर्म। जो ये एक्सोथर्मिक है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है? एक्सोथर्म। एक्सोथर्म का मतलब, एक्सो का मतलब आउट बाहर, थर्म का मतलब हीट गर्मी, मींस
हीट गोज आउट, मतलब हीट का बाहर जाना, हीट का बाहर जाना वो क्या है, एक्सोथर्मिक। तो जो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होगी, रिलीज मतलब निकलना, या प्रोड्यूस मतलब बनना, बन रही है रिएक्शन के थ्रू हीट, मतलब रिलीज हो रही है रिएक्शन से, तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको रिएक्शन दी है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है, अमोनिया। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, और साथ ही साथ हीट निकल रही है, कितनी, 92 किलो जूल पर मोल, 92 किलो जूल पर मोल जो है हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। ये हो गया एग्जाम्पल किसका, एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, रिएक्शन का। ठीक है, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक भाई एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंडोथर्म। एंडो मतलब अंदर, अंदर, थर्म मतलब हीट, गर्मी, विच मीन्स हीट इज टेकन इन, मतलब हीट अंदर ली गई है। ठीक है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब हीट का आपके पास आना, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो गई, कोक यानी कार्बन रिएक्ट करेगा H2O के साथ यानी स्टीम के साथ, और हीट लेगा कितनी, 128 किलो जूल हीट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है हीट। तो क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बना क्या रहा है, CO प्लस H2। तो ये रिएक्शन यदि हीट दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो पहली रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक, मतलब जिस रिएक्शन के होने पर हीट रिलीज हो, निकले या प्रोड्यूस हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हो गई जिसके अंदर हीट लेकर रिएक्शन हुई हो। ठीक है, मान लिया कि हीट चाहिए इस रिएक्शन को, तब ये प्रोसीड होगी, तो इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाई कौन कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या है, कैसे है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट ली जाएगी जब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होगा, ये सोचो। दूसरा क्या है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का सब्लिमेशन, हीट ली जाएगी, ये बताना है। तीसरा क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का कंडेंसेशन होना, मतलब गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। अगला क्या है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, मतलब ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, तो उसको क्या होगा, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हमें पता है कि भाई डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिड में तुम पानी मिलाते हो भाई, लैब में कभी मिलाया है, तो क्या होगा, गर्म हो जाता है बीकर, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब हीट जो है रिलीज हो रही है, तो एक्सो है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा क्या है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस में बदलना, सबलाइन में बोलते हैं सब्लिमेशन। तो क्या चाहिए हमें, हीट चाहिए भाई, ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, मतलब कि गैस से लिक्विड बनना, गैस से लिक्विड बन रहा है, तो हीट भाई रिलीज नहीं होगी, रिलीज होगी, ली नहीं जाएगी हीट ली नहीं जाएगी, तो ये कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक, तो ये भी नहीं है। और रेस्पिरेशन भी जो है अपना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस सिर्फ बी होगा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस जो होगा वो होगा एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, एक्सोथर्मिक है। दूसरा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एक्सोथर्मिक है। तीसरा एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर एवोपरेट हो रहा है। भाई एवोपरेट कब होगा, लिक्विड से गैस कब बनेगा, कहां रखोगे, गैस पे रखोगे, गैस पे रखोगे तो भाई हीट तो लोगे, तो वो एक्सोथर्मिक कहां से हो गया, तो ये नहीं है। अगला सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। कपूर कब गैस बनता है, जब उसे जलाते हो, जलाओगे तो इसका मतलब हीट उसे दे रहे हो तो एंडोथर्मिक, तो ये भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक नहीं होगा।
तो आंसर क्या हो गया, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, पहला दूसरा। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दूसरा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हीट निकलती है यदि एसिड में हम पानी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी बात भी कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स, रेडॉक्स की टर्म्स में रेड का मतलब है रिडक्शन, और जो पीछे ये ऑक्स लगा है, फॉक्स नहीं ऑक्स लगा है, ये ऑक्सीडेशन का मतलब है इसका। ठीक है, दस द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, मतलब कि जो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स। मतलब एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसके अंदर एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा और अदर सब्सटेंस जो है रिड्यूस होगा। क्या होगा, रिड्यूस। जैसे कि यहां पर आपको देख पा रहे होंगे कि ए है, बी के साथ रिएक्शन हो रही है और ए और बी का कुछ बनने लग रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो ए में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यदि बी में भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का आना रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का आना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे, डिफरेंस देखेंगे इसमें। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना, उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना या हटना, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है भाई, गया तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल होना। क्या होना, रिमूवल होना। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यदि जुड़ रहा है उसे भी रिडक्शन बोलेंगे। तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या गेन होना, उसे भी रिडक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा MgO2 के साथ कंबाइन होकर MgO बन रहा है, मतलब Mg के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। दूसरा Na+O2, सोडियम के साथ मतलब सोडियम Na के साथ O2 कंबाइन हो रहा है तो क्या बन रहा है, Na2O बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, AuCl3 से AuCl बनना और क्लोरीन गैस का निकलना, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कि मोर रिएक्टिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का या एलिमेंट का बाहर निकलना, क्या होगा, रिडक्शन। दूसरा CuO+H2, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, किससे, कॉपर से, तो ये क्या हो गया, एक रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का या एलिमेंट का निकलना भी रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो स्पीसीज और आती हैं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो खुद तो होए रिड्यूस बट ऑक्सीडाइज दी अदर सब्सटेंस, मतलब खुद का तो हो रिडक्शन और दूसरे का हो ऑक्सीडेशन, मतलब खुद तो रिड्यूस हो जाए और दूसरे का ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे के रेस्पेक्ट में कहे गए वर्ड हैं कि खुद का तो रिडक्शन हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात क्या होगा इसमें, एडिशन होगा ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का टू अदर सब्सटेंस, मतलब दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को जोड़ेगा या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ेगा
और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा दूसरे सब्सटेंस के लिए या दूसरे किसी सब्सटेंस के लिए क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। तीसरा, रिमूविंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन का हटाना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हटाने को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलते हैं। गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, मतलब दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो खुद का क्या कर रहा है रिडक्शन, अब खुद का रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस विच इटसेल्फ, वो सब्सटेंस जो खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन रिड्यूस करेगा अदर सब्सटेंस को, मतलब दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा? एडिंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू सब्सटेंस, मतलब जो दूसरा सब्सटेंस है उसके अंदर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को या एटम को ऐड कर देगा। दूसरा, रिमूविंग ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उससे रिमूव कर देगा ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है मतलब उसका रिडक्शन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा, लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अदर सब्सटेंस, मतलब कि दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का दे रहा है तो क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है उसे, तो रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई हम कुछ कि क्या हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे कह रहे हैं भाई आप सर, तो उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पे क्या हो रहा है Fe2O3 Al के साथ रिएक्ट करके 2Fe और Al2O3 बना रहा है। क्या बना रहा है? Al2O3। यहाँ पे Fe2O3 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है इसका रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, अब इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन। अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोबारा सुनो एक बार। क्या? Fe2O3 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है, और ऑक्सीजन जब हटता है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। यदि ये अपना रिडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है अपना रिडक्शन कर रहा है, यदि अपना रिडक्शन करता है तो दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन, यदि दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि एल्यूमिनियम है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। यदि खुद का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन, दूसरे का रिडक्शन करेगा तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? मतलब खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है ZNO जिसके साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है जिंक बना रहा है और साथ में CO का फॉर्मेशन करने लग रहा है। तो जिंक O मतलब ZNO से जिंक बन रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रहा है। यदि ऑक्सीजन हटना यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया रिडक्शन। अब खुद रिड्यूस हो गया, खुद क्या हो गया रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद कैसा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया भाई। ठीक है, यहाँ है कार्बन से क्या बन रहा है CO बन रहा है, CO का बनना इसका मतलब ऑक्सीजन का एडिशन इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो गया इसका मतलब, तो दूसरे का करेगा रिडक्शन, दूसरे का रिडक्शन करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्या रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आया समझ में? खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे उस स्पीसीज को। यदि खुद का रिडक्शन करता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है जी कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये सब क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे दूसरा है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? एडिशन ऑफ क्या जुड़ेगा भाई हाइड्रोजन जुड़ेगा और भगेगा क्या भगेगा ऑक्सीजन भगेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
देखो ऑप्शन में कहाँ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बी, तो क्या हो गया ये रिडक्शन। क्या बेटा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, आगे अगला है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिखो भाई सबसे पहले, 2HI प्लस सल्फर, 0 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऐसे नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, देखो कि यहां से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये इजी पड़ेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन होना मतलब रिडक्शन, क्या रिडक्शन। अब इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब I2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, हाइड्रोजन हट रहा है यहाँ पे सल्फर से, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये I2 है, I2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है खुद का, वो दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन। कुछ एक रिएक्शन दी है, उसके लिए बताइए कि क्या चीज सही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आयरन FeO3 मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो पहले वाला स्टेटमेंट सही। दूसरा, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर से ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये भी सही है। तीसरा, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वाटर का ही रिडक्शन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा भैया। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये नहीं है, ये है। तो आंसर क्या होगा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा गलत है, तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा चौथा, आंसर हो गया सी। क्या हो गया, आंसर सी हो गया। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ये हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी रोज की मर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का। किसका इफेक्ट, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट की हम बात करने वाले। तो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो क्या है, दो कॉमन इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। पहला, कोरिजन ऑफ मेटल, दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड। पहला बात करते हैं कोरिजन का। कोरिजन क्या है, द स्लो प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल सो एज टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एक्सेट्रा इज नोन एज कोरिजन। ये डेफिनेशन हो गई। क्या, आम भाषा में किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ या जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वाटर के साथ रिएक्ट कर कुछ ऑक्साइड बना लेना, कार्बोनेट बना लेना या कुछ अलग कंपाउंड बना लेना, उसको बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं, कोरिजन। मतलब मेटल का खराब हो जाना एक तरीके से कोरिजन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले बात आती है कोरिजन ऑफ आयरन, मतलब आयरन को कोरिजन हो जाना, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाना या वाटर के साथ रिएक्ट कर जाना, तो उसके बाद कुछ ऑक्साइड बनेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग को आम भाषा में बोलते हैं तो जंग। जैसे कोई लोहे की चेन है, कोई गेट है, कोई ब्रिज है, उनके ऊपर जंग लग जाता है। जंग लग जाता है मतलब एक ब्राउन कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाती है ना, जो धीरे धीरे यदि हाथ लगाएंगे तो हट जाएगी, मतलब वो मेटल जो है वो धीरे धीरे निकल गया वहां से ऑक्सीडाइज होकर। क्या रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन ये रही। क्या होता है, आयरन जो है O2 के साथ और पानी के साथ मॉइस्ट एयर मतलब हवा में जो नमी है उसके साथ रिएक्ट कर Fe2O3.XH2 बनाता है, जिसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हम कहते हैं।
तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रस्ट बनती है, मतलब Fe2O3.XH2। X यहाँ पे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कितने भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करेगा, उसे बोलते हैं X। अब बात करते हैं कि हम इसे रस्टिंग तो हो गई, अब रस्टिंग से बचा कैसे जाए। भाई रस्टिंग हो रही है, आयरन है, हम यूज करेंगे, भाई ब्रिज बनाना है अपने को, गेट बनाना है, विंडो बनानी है, तो आयरन का तो यूज करना पड़ेगा। अब आयरन का हम यूज भी करेंगे और नेचर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो हम रस्टिंग को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए कुछ तरीके कर सकते हैं जिससे रस्टिंग को हम कम कर दें। ठीक है, क्या करेंगे, हम पेंट कर देंगे जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, गेट हैं, स्टील के फर्नीचर हैं, बॉडीज ऑफ कार, मतलब जो कार के बॉडीज होती हैं उनके ऊपर भी पेंट करा जाता है ना, वो इसलिए करा जाता है ताकि उनको रस्ट होने से बचाया जा सके। किससे, रस्टिंग से बचाया जा सके। क्यों, क्योंकि यदि हम पेंट करेंगे तो एक उसके ऊपर लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। यदि उसके ऊपर एक लेयर बन गई तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा ऑक्सीजन के साथ, यदि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो उसका रस्टिंग नहीं होगी। क्लियर है। दूसरा, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग टू द आयरन ऑब्जेक्ट सच एज मशीन पार्ट्स, जैसे आपने देखा होगा मशीन या आपकी साइकिल होती है जो सिंपल, यदि आपके हिसाब से बात करें, काफी बच्चों के पास साइकिल है, तो साइकिल होती है, उसके अंदर जो चेन होती है, ठीक है, जिससे टायर में को चलती है, उसके ऊपर ग्रीसिंग करवा देते हैं। क्या करते हैं, ग्रीसिंग करवा देते हैं ताकि वो जंग ना खाए, जंग ना लगे उसमें। क्लियर है। अगला प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक तरह का कोटिंग प्रोसेस है कि मतलब जो आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि कोई ब्रिज है, कोई गेट हो गया, विंडो हो गया, तो उसके ऊपर एक सरफेस बनवा देना किसी चीज की। किसकी बनवाते हैं, जनरली जिंक की सरफेस बना देते हैं, मतलब कोई मेटल है उसके ऊपर जिंक का हम थोड़ा सा पेंट टाइप कर देंगे ताकि उसके ऊपर जिंक आ जाए। तो जब भी कभी रस्टिंग भी होने लगे, मान लो जिंक है, रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो जिंक जो है वो ही खत्म होए, आयरन अपना बच जाए, तो इसलिए हम उसके ऊपर जिंक की एक कोटिंग कर सकते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलो, आगे हम बात करते हैं दूसरा, कोरिजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कोरिजन कैसे होता है भाई, सिल्वर भी कोरोड हो सकता है। कैसे, सिल्वर है ये, सिल्वर यानी Ag H2S के साथ, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारी हवा में मौजूद है, एक तरह की गैस होती है, इसके साथ रिएक्ट करके Ag2S बनाती है, Ag2S बनाती है, जो कि कैसी है, ब्लैक कलर की है। कैसी है, ब्लैक कलर की है, और साथ ही H2 गैस रिलीज हुई, तो क्या हुआ, Ag का ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना भी तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बना लिया, तो इसलिए क्या हो गया, ये होता है कोरिजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कोरिजन मतलब आयरन का कोरिजन कहलाता है रस्टिंग, और दूसरा होता है सिल्वर का कोरिजन हमारे सिलेबस में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कोरिजन के बाद रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, अब रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी होती क्या है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो फैट है या ऑयल है आपके फूड्स में, मतलब खाने में जनरली ऑयल होता है, तो यदि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, तो इसकी स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, और रेंसिड कहते हैं हम उसे, कि उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाना, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। इस फिनोमेना को रेंसिडिटी कहा गया है। या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, मतलब खराब स्मेल और खराब टेस्ट आना ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण, किसका, ऑयल का या फैट का ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से भी बचाने की कुछ मेथड्स हैं। क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। क्या मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब यदि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज मिला दो ना जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो या उसका रिडक्शन हो जाए, तो रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे कि BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या फिर BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन ऐड कर जाती है फूड में जिसके अंदर फैट्स और ऑयल होता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को नाइट्रोजन गैस फिल्ड कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो रिएक्ट नहीं करेगी खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो अपना खाना में से स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट भी उसका सही रहेगा। क्लियर है। जनरली आपने देखा होगा जो पैकेट्स आते हैं जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। क्यों होती है, ताकि इन्हें हम रेंसिड होने से
बचा सकें। क्लियर है। तीसरा है खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दो। किसमें? फ्रिज के अंदर रख दो। फ्रिज के अंदर रखते हैं ना जनरली फूड को, ताकि वो खराब ना हो। अगला है स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। कुछ कंटेनर्स यानी कुछ तरीके के बॉक्सेस आते हैं जिसके अंदर एयर टाइट होता है, मतलब उसके अंदर हवा नहीं जाएगी। यदि तुम अच्छे से बंद करके रख दोगे तो वो एक तरीके से पैक्ड हो जाता है, तो उसके अंदर रख सकते हैं खाने को बचाने के लिए। या फिर स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, मतलब हम सनलाइट से भी दूर रखें, धूप में खाने को ना रखें। ऐसा कर कर भी हम अपने खाने को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। अ सब्सटेंस एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, मतलब एक सब्सटेंस जो फूड या ऑयल के अंदर मिलाया जाता है उसे बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेंट, रैंसिड, कूलेंट या एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, क्यों? ताकि वो रैंसिड ना हो। तो रैंसिड तो होगा नहीं। कूलेंट क्या होता है भाई? कूलेंट तो नहीं मिलाएंगे फूड को। और ऑक्सीडेंट मिला देंगे तो भाई वो तो ऑक्सीडाइज हो जल्दी करेगा। ऐसा क्यों करेंगे हम? जल्दी जल्दी खाना थोड़े खराब करना है। तो बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल इन टेस्ट इज कॉल्ड। एंटीऑक्सीडेशन कहते हैं? नहीं, एंटीऑक्सीडेशन का मतलब तो खाने को स्मेल खराब होने से बचाना। दूसरा रिडक्शन कहते हैं? नहीं, रिडक्शन भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? रेंसिडिटी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली। कोरिजन भी नहीं बोलते, क्योंकि कोरिजन जनरली हम यूज करते हैं किसी मेटल के लिए, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर उसका सिल्वर का हमने देखा कोरिजन, तो उसके लिए। तो इसे कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन ना हो उस मेटल का, इसलिए हम क्या करते हैं? पेंट अप्लाई करते हैं आयरन के आर्टिकल्स, यानी आयरन की चीजों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन क्यों भरेंगे? बिकॉज नाइट्रोजन is an inert gas, inert gas है, so it will not react, with, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी किसके साथ? फूड के साथ। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रेंसिडिटी, मतलब रेंसिडिटी से अपने खाने को बचाया जा सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। कोरिजन क्या है? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है कोरिजन? रेंसिडिटी, फूड का खराब हो जाना, ठीक है, जैसे कि स्मेल आ जाना, उसमें से फाउल स्मेल आना, बैड टेस्ट आना, तो क्या हो गया? रेंसिडिटी। ठीक है, क्लियर। वन शॉट आई होप सही चल रहा होगा, लेकिन इसके अगर PYQs मिल जाते, पिछले 10 साल के अगर सवाल मिल जाते तो गुरुजी मजा ही आ जाता। तो भाई क्या सोच रहे हो? केल्विन लाइव ऐप जो तुमने डाउनलोड कर रखी है उसी के अंदर पहले बाहर ही 10 PYQ लिखा हुआ होगा, और उस 10 PYQ के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, इवन मार्क वाइज वीडियो भी मिल जाएगी इस चैप्टर की। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास ऑलरेडी इसके पिछले 10 साल के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज हैं। टेंशन की कोई जरूरत नहीं, बस आपको बताना था, आपको बता दिया। वीडियो और PDF दोनों हैं, तो अब रुको नहीं, आगे बढ़ो। माइंड मैप, वन शॉट, PYQs, एवरीथिंग। और इसी के साथ साथ आपके पास इसके असर्शन रीजन, MCQ और केस बेस्ड स्टडी भी पड़े हुए हैं मैजिक बॉक्स के अंदर ही। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे ही पढ़ते रहो। केल्विन आपके साथ है और इसी तरीके से केल्विन आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि केल्विन एक भरोसा है।